का आज यहाँ स्वागत है। आज जो 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा प्रारंभ की जाएगी नरवाना के दनौदा गांव से, उसी संबंध में जो तैयारियां की जा रही हैं, उसी संबंध में ये मीटिंग थी आज। और इसमें हमारे 6 हलकों के जो साथी हैं वो आज यहाँ पे आए थे, और उसमें जिन तारीखों पे उन 6 हलकों में यात्रा जानी है और कौन से रूट होंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। और उस प्रकार के जो भी अरेंजमेंट यात्रा से संबंधित हैं इन 6 हलकों में, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा की गई है। और करीब करीब वो सारे रूट्स जो हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं। ये 6 हलके हैं: बरवाड़ा, आदमपुर, नलवा, हिसार, हांसी और बवानीखेड़ा। यहाँ पे 24 तारीख को 24 को एक दिन बरवाड़ा में, अदरवाइज 27 तारीख से एंट्री है इन हलकों में जिनका मैंने आपको जिक्र किया। और ये करीब 6 या 7 नवंबर तक यहाँ पे चलेगा। और वैसे भी 7 नवंबर को जो हमारा पहला फेज है यात्रा का 14 हलकों का, वो 7 या 8 नवंबर को उसका समापन होगा। और उसके 2-3 दिन के बाद ही दूसरा फेज जो शुरू करेंगे, वो नांगल चौधरी से अभी तक सलाह है शुरू करने की, लेकिन अगर उसमें कोई बदलाव हुआ तो आपको सूचित कर देंगे। और पूरी यात्रा जो अदरवाइज है वो तो चलनी है करीब करीब 7 महीने। अप्रैल के अंत तक मुझे लगता है वो पूरी यात्रा का समापन होगा। और इसमें सभी 90 के 90 हलके जो हैं वो कवर किए जाएंगे। मोटे तौर पे ये है। बाकी यदि आपने कोई भी सवाल पूछने हैं इसके बारे में। यात्रा में सर क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या क्या लोगों को संदेश देंगे, क्या? नहीं, मुख्य मुद्दा जो है वो तो जो यात्रा का जो नाम भी है सद्भाव यात्रा, उसी से है। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमने वैसे कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमारा लोगो है और उसके साथ जो इसकी टैगलाइन है, उसका कल प्रेस के सामने इसको प्रस्तुत किया था। ये लोगो है और इसके नीचे जो टैगलाइन है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। और इसी से स्पष्ट है कि जो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो प्रदेश में जो सद्भाव है, जो भाईचारा है, उसको जिस प्रकार से उसमें दरार डालने का जो प्रयास किया गया है, उसमें किस प्रकार से उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, उसके संबंध में ये यात्रा है। जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो ये है। उसके अलावा 2024 के चुनाव के बाद से जो एक पूरे प्रदेश में माहौल व्याप्त था, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात करें या आम जनसाधारण की बात करें, क्योंकि जो नतीजे थे वो उस अनुरूप नहीं आए थे, तो एक थोड़ा सा आप कह लीजिए मायूसी का माहौल था। तो उससे उबारने के लिए भी ये एक प्रयास हमारी तरफ से है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इस दौरान पार्टी का संगठन जो है वो भी बनना शुरू हो गया। जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियां होगी। और अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो प्रदेश के नए अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हुई है। जो सीएलपी लीडर हैं उनकी भी नियुक्ति हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी ही जो सारा संगठन है उसकी जो जिला स्तर की कार्यकारिणी है या जो और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पोस्ट फिलअप होनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या नीचे बिल्कुल बूथ तक का भी जहाँ तक सवाल है, तो वो भी मुझे लगता है पार्टी जल्दी कर लेगी। तो दूसरा उद्देश्य, जैसे मैंने कहा, वो कांग्रेस को लोगों के साथ जो उसका संपर्क है उसे और मजबूती दी जा सके, उसे और बढ़ाया जा सके, दूसरा प्रयास ये है। इसके अलावा जितने भी प्रदेश के मुद्दे हैं, मुख्य तौर पे हम गिन सकते हैं, यदि उनकी गिनती करना शुरू करें
तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी का है। और सिर्फ वो यहाँ पे बात सीमित नहीं हो जाती कि बेरोजगारी की दर हरियाणा में सबसे ज्यादा है पूरे देश में, जो मेजर स्टेट्स बोलते हैं उनमें। सिर्फ ये नहीं, जो जो प्रदेश की सरकार का जो फोकस है उसमें ऐसा लगता है कि बेरोजगारी को टारगेट करने का कोई विचार ही नहीं है, कोई स्कीम इस तरह की नहीं है, कोई योजना इस तरह की नहीं है, कोई प्रयास इस तरह का नहीं है जिससे ये लगे कि इस स्थिति से उभरने का किसी भी प्रकार का प्रयास किया जा रहा हो। उससे मेरा आक्षेप ये है कि अभिप्राय ये है कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज शुरू की गई हो जिससे हमारे युवाओं को इस काबिल बनाया जा सके कि वो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो इन्होंने बंद कर रखी हैं, वो तो खाना ही इन्होंने बंद कर दिया। वो एक ड्रामा सा HKRN का चल रहा था पिछले कई साल से, उसमें भी अब ये कह दिया कि 5 साल से कम वाले सारे बाहर, हम दूसरे लेंगे। तो सरकारी नौकरियों का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। सरकारी पक्की नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भी पक्की नौकरी देने में विश्वास ही नहीं करती। फौज भी कच्चे की करने लग रहे हैं ये। लेकिन कम से कम बच्चों को स्किल तो उनकी बेहतर कर सकें, ताकि जो जॉब मार्केट है उसके अंदर वो इस काबिल बन सकें कि उनको रोजगार मिल सके। लेकिन उस पर मुझे किसी प्रकार की कोई मूवमेंट भी नजर नहीं आती कहीं पे कि सरकार कुछ करती दिखती हो। इसी प्रकार से शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है, मुझे पर से निजीकरण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सरकारी शिक्षा तंत्र जो है उसको कमजोर, जानबूझ के कमजोर करके यह प्रयास किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए और सरकारी स्कूलों को। अब ये वही वाली बात है, सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। मैं तो अभी यूपी का पढ़ रहा था, पता नहीं हजारों हजार स्कूल, सरकारी स्कूल वहां बंद किए गए हैं। तो ये सारा एक सुनियोजित तरीके से एक खेल चल रहा है। उसके अलावा जो कृषि के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, वो तो बात हम बार बार कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसान से, खेती से, उनकी खुशहाली से कोई वास्ता नहीं, दूर 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 तक भी कोई वास्ता नहीं। और वो अपनी मांगों को लेकर यदि सड़क पे आते हैं या सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो उन्हें जिस प्रकार की संज्ञा दी जाती है उस सब से आप भली भांति वाकिफ हैं। वो सिर्फ किसान आंदोलन के टाइम की बात नहीं है, वो इनकी जो मानसिकता है उसका एक अभिन्न अंग है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है प्रदेश में, मैं ये नहीं गिनवाना चाहता कि इस जिले के, इस शहर में, कस्बे में ये घटना घट गई, इसमें ये घटना घट गई, लेकिन मोटे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जिस प्रकार से उदासीनता इस सरकार में है, जिस 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 कैजुअल अंदाज में उसको ये लेते हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि जो किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसके नागरिक की सुरक्षा हो और कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हो, उसके बारे में कोई इनका विचार नजर नहीं आता। और मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं क्योंकि वो उदाहरण परिचायक है इस बात का कि कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने वालों को, बनाए रखने वालों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। यदि एक सीनियर लेवल के पुलिस अधिकारी को, DSP लेवल के अधिकारी को उसकी वर्दी में बिठाकर और उसने जो अपनी ड्यूटी निभाई उसके संदर्भ में एक साथ में एक ऐसे व्यक्ति को बिठा के जिसका कोई सरकारी तौर पे या इंस्टीट्यूशनली उसकी कोई जगह ना हो, उसको साथ में बिठा के पब्लिकली, आप सब लोगों के कैमरों के सामने एक वर्दीधारी DSP से यदि माफी मंगवाई जाती है, पब्लिक अपॉलॉजी उससे करवाई जाती है, तो ये पूरा का पूरा जो आपका पुलिस प्रशासन है उसको डिमोरलाइज करने का इससे बड़ा और कोई उदाहरण मेरी नजर में नहीं आता कि लोगों ने कभी इस तरह का तमाशा देखा हो। तो ये मुद्दे हैं। उसके अलावा अनेकों मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं से संबंधित हों, चाहे वो हमारा जो SC समाज है, OBC समाज है, उससे संबंधित हों, चाहे ये इतनी बाढ़ आई है इसमें मुआवजे से संबंधित हों। तो अनेकों अनेक मुद्दे हैं जिनको हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। इसके साथ साथ जो राष्ट्र के जो बड़े मुद्दे हैं, और आज के दिन जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो वोट चोरी का है, वो भी हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। क्योंकि अब जिस प्रकार के साक्ष्य सामने आए हैं, वो अब बात सिर्फ EVM तक नहीं रहेगी
या वो बात सिर्फ वोटों को ऐड करवाना, जो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो राहुल गांधी ने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर जो उन्होंने उसका पूरा उल्लेख किया था। लेकिन जो वो अलांद जो हल्का है कर्नाटका में असेंबली का, उसका जो किस्सा है वो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि वो मुझे लगता है लोगों ने ठीक तरह से पकड़ा नहीं। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल चोरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किस तरह से की जा सकती है वो वहां पे दिखाया गया है। उसमें पार्टी वर्कर या उनकी भी आवश्यकता नहीं है। उसमें तो आप किसी कॉल सेंटर में बैठ के किसी भी हलके की आपकी मनमर्जी के हिसाब से वहां वोटों का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जिसके नाम पे वोट काटी गई है ना तो उसको पता चलेगा कि तेरे नाम की शिकायत पे वोट काटी गई है, और ना जिसकी वोट कटी है उसको इस बात का कोई नोटिस जाएगा कि तेरी वोट कटने लग रही है। वो तो जब पोलिंग पे जिस दिन जाएगा वहां जाके पता लगेगा कि तेरा नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो ये इस प्रकार का जो ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात हो रहा है, ये सीधा हमारे संविधान में जो सुरक्षाएं हमको प्रदान की गई हैं इस लोकतंत्र में, उसके ऊपर ये सीधा सीधा हमला है। तो ये सारे मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, और उसके अलावा यात्रा जहां भी जिस भी प्रदेश के इलाके से निकलेगी वहां के जो भी लोकल इश्यूज हैं, क्योंकि हर इलाके के अपने लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी जरूर होंगे, और उनको भी इस यात्रा के माध्यम से उठाया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एमओपी रिपीट किया है, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, और इसको मैं वैसे कंटिन्यूएशन के तौर पर देखता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीएलपी लीडर थे, और पिछले 1 साल में भी 1-2 बार जब भी ऐसी कोई संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हुई है जहां सीएलपी का होना लाजमी है, तो उन्हीं को अधिकृत करके उसके लिए भेजा गया था। तो उसको तो मैं एक कंटिन्यूटी के तौर पर देखता हूं। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है वो एक नई नियुक्ति है, तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये उम्मीद कि पूरी कांग्रेस को साथ लेकर वो चलें। पूरा कांग्रेस का जो संगठन है जिसका सृजन अब होने लग रहा है, उसको साथ लेके चलें, ताकि बीजेपी का आने वाले समय में कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप से, एक वैचारिक रूप से एक अच्छे मजबूत विपक्ष की जो भूमिका जो लोगों ने उसको सौंपी है उसका निर्वहन कर सके। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों ही कहा था रिटायर की बात की, उम्र दराज हो गई है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो एक दोनों बहुत पुराने 40-50 साल की इन लोगों की राजनीति है, तो थोड़ी नोक झोंक टीका टिप्पणी चलती रहती है। चाहे वीरेंद्र सिंह से जब खुद ये पूछा गया था कि जी आप रिटायर हो गए क्या, तो उनका जवाब ये था मैं सिर्फ इलेक्शन की राजनीति से रिटायर हुआ हूँ, राजनीति से मैं कभी रिटायर नहीं हो सकता। तो वो तो उस तरह की बातें हैं, और हुड्डा जी ने भी अगले दिन उसका जवाब दिया था कि मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। तो और बात भी सही है, राजनीति में आदमी की उम्र जो है वो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं, लेकिन राजनीतिक जीवन कितना लंबा है उस हिसाब से वो उम्र आंकी जाती है। और राजनीति में आमतौर पर मान्यता ये है कि जितना लंबा राजनीतिक जीवन उतना आदमी ज्यादा सक्षम है, उतना ज्यादा कामयाब। संभावना लोग तो कहते हैं कि विजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। ये इसी तरह का कयास था कि जैसे मेरे को लोग सोनीपत से लोकसभा लड़वा रहे थे। वो सिर्फ मेरे ख्याल से लोगों की चर्चा और पत्रकार साथियों का उदाहरण है कि इस तरह की चर्चाएं बीच बीच में आती हैं, लेकिन मैंने अपने निजी तौर पे कभी उसके बारे में ना तो सोचा और ना उसके बारे में अपनी वकालत की। सर, आपकी यात्रा में जो कांग्रेस के सभी विधायक और एमपी सभी शामिल होंगे और बड़े नेता, हमने सबको निमंत्रण दिया है, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, और जितने भी वो सभी लोग जिन्होंने चुनाव लड़े थे पार्टी टिकट पे, उन सबको हमारी तरफ से निमंत्रण गया है। उसके अलावा किसी भी हलके में, किसी भी इलाके में, किसी भी जिले में जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं सभी को हमारी तरफ से निमंत्रण जाएगा। और केंद्र के नेताओं की जो आपने बात की, तो केंद्र के नेताओं को मैंने कुछ को तो स्वयं जाके मैं उनको निमंत्रण दे भी चुका हूँ। पहला निमंत्रण जो मैंने अपनी ओर से दिया था वो राहुल गांधी जी को दिया था, और पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि लंबी यात्रा है, 7 महीने की है, सुविधानुसार किसी ना किसी स्टेज पे
वो सारे के सारे समय निकालकर जरूर इस यात्रा में इतिहास से शामिल हों। आपके पार्टी के सांसद जयप्रकाश जेपी वो कहते हैं कि मैं ना तो निमंत्रण मिला, ना मैं इस यात्रा में जाऊंगा, ना इसका पार्टी से कोई सरोकार है। नहीं, वो आए ना आए वो उनकी इच्छा है, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। और उनको और उनके लड़के के नाम का जो एमएलए हैं, दोनों के नाम का निमंत्रण 3 दिन पहले उनका गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो आवास है एमपी साहब का, उनको दोनों की निमंत्रण की चिट्ठियां वहां डिलीवर हम कर चुके हैं। तो ये भी कहते हैं विजेंद्र सिंह नए हैं, अभी बीजेपी से आए, तो हम तो अब मेरे से आप इस तरह की बातें क्यों करवा रहे हो? ऐसे आदमी के बारे में तो 6 पार्टी बदल चुका, खुद छोड़ो यार। मतलब जयप्रकाश जी का कांग्रेस के बारे में पाठ पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो आज के दिन कांग्रेस के सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना काम अच्छी तरह से करें जो लोगों ने उनको मौका दिया है, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना दें। एक सवाल होगा, संपत सिंह का आज ट्वीट आया, उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सवाल उठाए, उनकी एमपी ने कहा कि 2005 के बाद से गिरावट थी कांग्रेस में, और फिर से रिपीट किया उन लोगों ने। नहीं, देखिए, किसी नेता की उसकी निजी सोच किसी चीज के बारे में क्या है, उस पर मेरा टिप्पणी देना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन संपत सिंह जी का शायद 25 सितंबर का रोहतक इनेलो के कार्यक्रम में जाना मेरे ख्याल से अपने आप में एक संकेत है। ये उसको उन्होंने शायद एक कदम और आगे बढ़ा लिया, देखते हैं आगे क्या करते हैं। नहीं, मैं कह नहीं रहा, लेकिन राजनीति में इन चीजों से आप आंखें तो नहीं मूंद सकते। यदि आप किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ तो उद्देश्य रहता ही है। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा के कारण काफी कांग्रेसी नेता छोड़कर चले गए हैं, और अभी लगातार छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, उन्होंने उस रैली में लोगों को एकजुट करने के लिए इस तरह के कई बयान दिए थे, और एक ये भी था कि उस रैली में पता नहीं कितने कांग्रेसी वहां स्टेज पे ज्वाइन करेंगे इनेलो को, और उस दिन मेरे ख्याल से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो मैं इतना ही कहना बहुत है। यात्रा अभी निकाली जा रही है, क्या लगता है लोग कितना याद रख पाएंगे? यात्रा 2029 के चुनाव के लिए है ही नहीं। ये तो ऐसी बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के लिए करी थी, वो भी 2 साल पहले करी थी। तो देखिए, हमारा, जैसे मैंने कहा कि मुख्य उद्देश्य तो जो हमारे समाज का जो भाईचारा है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बनाए रखना, वो हमारा उद्देश्य है, उसके बारे में संदेश देना उद्देश्य है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो जरूर एक राजनीतिक होने के नाते जो आदमी को, जो व्यक्ति को जो अपना काम करना पड़ता है, ये उसी का एक हिस्सा है। दो नई नियुक्तियां हुई है, क्या संगठन मजबूत हुआ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राव नरेंद्र जी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसमें कुछ तरह का नयापन है। वो समय बताएगा कि कामयाबी कितनी मिलती है, और वो कामयाबी मिलने का बड़ा एक सीधा साधा तरीका है। पूरी कांग्रेस को और कांग्रेस के संगठन को साथ लेकर यदि चलेंगे, समाज के हर वर्ग को यदि प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर देंगे, और सबको एकजुट करके पार्टी का एक चेहरा यदि पेश करेंगे, पार्टी के चेहरे से मतलब व्यक्ति नहीं, पार्टी का चेहरा यदि पेश करेंगे, तो कांग्रेस हरियाणा में एक बहुत मजबूत ताकत है, राजनीतिक ताकत है। आज के दिन भी भले ही विपक्ष में है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजनीतिक दल हरियाणा में आज के दिन भी कांग्रेस पार्टी है। तो उसको यदि वो आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कामयाबी मिलेगी और उनका जो कार्यकाल है वो सफल साबित होगा। इफ एंड बट आप लगा रहे हैं, इस पे आपको शक है राहुल गांधी? नहीं, इफ एंड बट तो आप मेरे बारे में पूछेंगे, मैं अपने बारे में भी लगाऊंगा, क्योंकि जीवन में कल क्या घटे, राजनीति में कल क्या घटे, राजनीतिक घटनाक्रम किस प्रकार से करवट बदले, उसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इफ बट की बात नहीं है, क्योंकि जो एक माहौल था हरियाणा कांग्रेस में पिछले 11-12 साल से संगठन के अभाव में, उसमें जो बदलाव अब आया है, इसीलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूं। तो हमारे नए अध्यक्ष यदि उस चीज को साथ लेकर चलेंगे, तो कामयाबी निश्चित मिलेगी उन्हें। कैप्टन अजय यादव खुश नहीं है, और आईएनएलडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आरोप लगाए, थोड़े से सीएयू कांड का जिक्र किया जो पहले का था। नहीं, आईएनएलडी के आरोपों का तो मैं जवाब देना खैर कुछ नहीं समझता, क्योंकि उनका कांग्रेस से क्या लेना देना। पार्टी हमारी है,
पार्टी वालों ने देखना है पार्टी कैसे चलानी है। और जहाँ तक कैप्टन अजय यादव जी की बात है, सुबह उनका बयान आया था, शाम को नरेंद्र सिंह जी के साथ उनकी बहुत बढ़िया तस्वीर भी आ चुकी है। बयान भी ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। आपने अभी कहा था कि भाजपा किसानों को कुछ नहीं देखना था, हम्म और जिस तरह के किसान आंदोलन हुआ आप हम्म एमपी में भाजपा से, क्या हम्म आपको भी रोका गया था भाजपा के द्वारा? हमारे से तो बात ही नहीं करते थे वो। उन्होंने तो नेगोशिएटर भी वो बना रखे थे जो किसानों से जो बातचीत कर रहे थे, जो ये कहते थे कि खेती तो आजकल घरों की छत पे भी हो सकती है। तो उनकी सोच किसान के प्रति इस टाइप की है, स्क्वायर फुट के हिसाब से खेती कराने का मंत्र ले रहे हैं वो कोई, और उसी पे लाना चाहते हैं। आपने ध्यान दिया उस समय जो भी लोग जो बीजेपी में थे और खेती या किसानी से जिनका वास्ता था, जिनकी लोग बात सुन सकते थे या बात वार्तालाप बढ़ सकता था, उन लोगों को तो किसी स्टेज पे इन्वॉल्व ही नहीं किया, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो, या उत्तरी राजस्थान से हो। वहां से कोई किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व क्या बोलेंगे उसको, उस मंडली में नहीं था जो किसान आंदोलन के लीडर्स के साथ डील कर रही थी। पिछले दिनों आपका एक बयान आया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर, आपने उनकी तारीफ की थी बतौर मुख्यमंत्री, थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे किस तरह से पसंद आई? नहीं, वो आप यदि मुझसे पूछेंगे कि आपके हिसाब से देश का बढ़िया प्रधानमंत्री कौन सा रहा है, तो हो सकता है मैं आपको 3-4 उदाहरण दूं और उनकी अलग अलग क्वालिटीज बताऊं। वो शायद क्योंकि 25 सितंबर आ रही थी, तो जो मेरा पूरा वो बयान था उसमें से एक चौटाला साहब वाला निकाल के उसका ज्यादा प्रचार इनेलो ने ही किया था। लेकिन वो पूरा मैंने कहा था कि यदि आप विकास की दृष्टि से बात करें तो बंसीलाल जी से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, क्योंकि प्रदेश उस टाइम नया नया बना था और पंजाब का पिछड़ा हिस्सा हरियाणा को माना जाता था, तो बहुत दरकार थी विकास की हमारे प्रदेश में। तो एक पहलू वो था। दूसरा पहलू भजनलाल जी का भी मैंने उसमें जिक्र किया था कि एक ऐसी कम्युनिटी जो संख्या के हिसाब से बहुत छोटी है, उसके बावजूद इतने कामयाब मुख्यमंत्री वो रहे, इतने कामयाब राजनेता रहे, वो एक अपने आप में एक तरह की क्वालिटी है। और तीसरा फिर मैंने चौटाला साहब का कहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उनका जिक्र किया था, कईयों का जिक्र किया था, लेकिन खबर जिन्होंने बनाई उन्होंने शायद अपना खुद का कार्यक्रम जो था उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया, जिसको जो की अच्छी लगती है निकालने को। स्वाभाविक सी चीज। जातीय समीकरण में जिस तरह से आज विभाजन है, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आक्षेप लगता है कि समाज में जो जातीय वर्गीकरण है और जातीय विभाजन किया गया है, इसको इस यात्रा से आप एक तरह से काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना आश्वस्त हैं कि समाज के उस आने वाले को आप उसी प्रकार से संचित कर पाएंगे जैसे आप सोचते हैं? देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। आज से कोई 2.5-3 साल पहले हरियाणा में वही प्रयास किया गया था जो मुजफ्फरनगर में 2013 में सफलता के साथ किया गया था। दंगे भड़काने का, एक उन्माद फैलाने का, कम्युनल फ्लेयर अप जिसको कहते हैं, हरियाणा को उस सांप्रदायिक आग में झोंकने का। वहां पे भी जो समाज है, जो भाईचारा है, समाज के जो बड़े हैं, वो सामने आए और डटे, तो वो चीज वहीं पर रुक गई। नहीं तो देसी भाषा में सांग तो पूरा रच दिया था प्रदेश में आग लगाने का। तो लेकिन ये जो दूसरा जो खेल है वो अपनी जगह चल रहा है अभी भी, और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि उसमें कुछ हद तक उनको कामयाबी मिली है। और मुझे इस चीज में भी कोई आपत्ति नहीं कि कौन किसको वोट देता है, कौन राजनीतिक तौर पे किस पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन बीजेपी का जो मूल राजनीतिक सोच जो है वो विभाजन पे आधारित है, और वो सिर्फ हरियाणा नहीं, वो पूरे देश में विभाजन पे आधारित है। उनकी राजनीति का आधार हर जगह एक या दो वर्ग समाज के ढूंढ के उनके खिलाफ बाकियों को जोड़ के राजनीति करने का है। वो समावेशी पार्टी नहीं है, वो एक्सक्लूजन की बात करते हैं, वो समाज के कुछ वर्गों को दरकिनार करके अपने राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। तो वही प्रयास वो हरियाणा में कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कुछ हद तक वो कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी भी सामाजिक तौर पर बिखराव की स्थिति नहीं आई है, और वो ना आए उसे हम रोक सकें, ये हमारा प्रयास है।
विजेंद्र सिंह जी ने जब बीजेपी ज्वाइन की, उनको ये मालूम नहीं था कि ये कैसी पार्टी है, विजेंद्र सारी पार्टी है। देखिए, कई बार आदमी जब काफी टाइम से मौका ढूंढ रहा हो और मौका ना मिले और फिर कहीं